आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षांश टॉपिक, जिसे लेटिट्यूड भी कहा जाता है। पहले तो जानते हैं अक्षांश होता क्या है, अक्षांश कहते किसे हैं। ये है ग्लोब। इसे कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखते हैं अक्षांश क्या होता है। भूमध्य रेखा से, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी सिरे पर कोणीय दूरी, जैसे कि ये 1 डिग्री हो गया, जैसे ये 2 डिग्री हो गया, और यहां से ये कोणीय दूरी 1 डिग्री 2 डिग्री, इसी तरह से बाकी डिग्री है। और ये कितने होता है? 90 डिग्री। सेम टू सेम इसी तरह साउथ में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह से, और लास्ट वाला 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण सिरे पर कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कि अक्षांश किसे कहते हैं तो इसे कहेंगे। अब याद रखना कि हम लिखेंगे क्या। आप इसी तरह जैसे मैं लिखती हूँ उसी तरह से अपने रजिस्टर में लिखना। नोट्स जहां बनाते हो अक्षांश लिखना पहले, और उसके बाद लिखना है भूमध्य रेखा से, यहां पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण सिरे पर कोणीय दूरी, इस तरह से लिखना है। ये हो गई अक्षांश की परिभाषा। उसके बाद अब बात करते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश एक क्षैतिज होती है। अक्षांश याद रखना, इसे क्षैतिज होते हैं। जैसे ये ग्लोब है, इस पर ये होता है क्षैतिज होते हैं, और ये समांतर होते हैं एक दूसरे के। जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और काल्पनिक होते हैं। याद रखना, ये रियल में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पृथ्वी और उस पर पृथ्वी पर इस तरह से खींच दी गई रेखा, ये पृथ्वी पर खींच दी गई रेखा नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है। और बनाई क्यों गई है? किसी स्थान की। जैसे हमारी पृथ्वी है, गोल है, अब इस पर हम कैसे पता करेंगे कि हम कहाँ हैं? तो हम इसके लिए लोकेशन जानने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई है, जिसे हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहला तो ये क्षैतिज होते हैं, दूसरा ये समांतर होते हैं, तीसरा काल्पनिक होते हैं। अब एक ये भी है कि आप लेटिट्यूड कैसा याद रखोगे। अक्षांश को लेटिट्यूड कहते हैं, तो लेटिट्यूड यानी लेटा हुआ, याद रखना। इसे थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। लेटिट्यूड यानी लेटा हुआ, इसे कहते हैं, अक्षांश को कहते हैं लेटिट्यूड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त। यहां पर लिखना, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त कौन सा है? तो वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त है। टोटल अक्षांश कितने होते हैं? कुल अक्षांश होते हैं, जैसे यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरह से यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरह से साउथ में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह से टोटल यहां पर 90 डिग्री। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 से 90 तक 90, और 1 से 90 तक प्लस 90, और ये 0 डिग्री वाला प्लस 1। टोटल अक्षांश कितने हो गए? 90 90 180 प्लस 101 यानी 181। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। याद रखना, कुल अक्षांश 181 होती है। लेकिन अक्षांश रेखा कितनी होती है, ये भी आ सकता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। एक तो आता है कुल अक्षांश कितने होते हैं, और एक आता है कुल अक्षांश रेखा कितनी है। तो ध्यान रखना, जो कि ये 90 डिग्री होता है ना, ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, 90 डिग्री सिर्फ एक पॉइंट होता है, ना कि एक रेखा होती है। तो इसे हम अक्षांश रेखा में काउंट नहीं करते हैं।
तो टोटल अक्षांश कितने रह गए, 100, अक्षांश रेखा कितनी रह गई, 181 माइनस 2 यानी 179। ठीक है, तो ध्यान रखना अक्षांश रेखा होती है 179 और अक्षांश होते हैं 181। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्वेश्चन आता है अक्षांश रेखा कितनी होती है और अक्षांश कितने होते हैं और सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, इसी तरह से आती है। और ये भी पूछते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है या फिर विभाजित कौन करता है, तो इसे हम लिखेंगे सबसे बड़ा जो वृत्तवर्त है यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। ये सारा जो मैं बोल रही हूँ या मैं लिख रही हूँ उसे नोट डाउन करना है अपने नोट्स में और इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैंने अपने जब नेट की तैयारी की थी, जीआरएफ की तैयारी की थी, तो मैंने इसी तरह से अपने शॉर्ट में नोट्स बनाए थे। आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है और बाद में जब भी आपका एग्जाम हो या फिर आपको रिवीजन करना हो तो आप इससे आसानी से बहुत ही कम समय में आसानी से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नोट्स जो मैं बोलती हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ लिख नहीं रही हूँ तो वो भी नोट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी फालतू बात नहीं बोलूंगी जिससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो। तो आपको जो मैं बोल रही हूँ या मैं लिख रही हूँ वो सारा नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त मैंने आपको बता दिया भूमध्य रेखा है। अब इसकी थोड़ी विशेषता जान लेते हैं। पहली है ध्रुवों की ओर जाने पर, चलो आप बताइए ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी, आप बताइए हमें। ध्रुवों की ओर जाने पर यह क्वेश्चन आता है, ध्रुवों की ओर जाने पर या फिर भूमध्य रेखा की ओर आने पर इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे कि ये ग्लोब है, ये हो गया 0 डिग्री, उसके बाद देखना इस तरह से आप देख सकते हो लंबाई कम होती जा रही है और लास्ट में एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना अक्षांशों की ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई हमेशा कम होती है। ठीक है, और इसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, अगर पूछ ले ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर लंबाई ज्यादा होती है, तो याद रखना इसे ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर कम और भूमध्य रेखा की ओर आने पर लंबाई अक्षांशों की ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, आगे लिखिए 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। ठीक है, यहां पर लिखिए 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये है 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है। और याद रखना मैंने अभी आपको बताया अक्षांश हमेशा समांतर होते हैं यानी उनके बीच की दूरी बराबर होती है। लेकिन आपको पता होगा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है पूरी। ठीक है, पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी है। आपको पता होगा पृथ्वी क्या थोड़ी सी चपटी है। इस कारण से ध्रुवों पर, ये आप नोट डाउन करना, ध्रुवों पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। ध्रुवों पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच दूरी थोड़ी ज्यादा। आपसे पूछ सकते हैं सारे बराबर होते हैं या फिर कम ज्यादा होती है, तो याद रखना ध्रुवों पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है जैसे ये 111 है तो वो 120 या 130 हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा मतलब 111.7 किलोमीटर। ठीक है, 7 यानी 70 हो गया ये। ठीक है, तो ये 111.13, कहीं आप सोच लो कि 111.13 और 111.7 है तो दोनों में ज्यादा ये रह गया, लेकिन याद रखना ये 1 3 है और ये 7 0 है। ठीक है, तो यानी ये 13 है और ये 70 है। ठीक है, तो ध्रुवों पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी ज्यादा होती है जो कि 111.7 किलोमीटर होती है। उसका रीजन भी पूछ सकते हैं, तो क्यों होती है, तो यानी पृथ्वी के चपटी आकार में होने के कारण। ठीक है, पृथ्वी के चपटी आकार के कारण ऐसा होता है।
जो भी मैं बोल रही हूँ आपको फिर से बोल देती हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ या लिख रही हूँ उसे आपको नोट डाउन करना है और ये ही आपके नोट्स है। इसके अलावा आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे द्वारा करवाए टॉपिक कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो या छोटे लेवल पर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से लिखना और सुनना और उसका रिवीजन करना। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं अक्षांशों की। और याद रखना साथ साथ में, अगर मैं डायग्राम बना रही हूँ यानी डायग्राम जरूरी है, तो आप भी अपनी नोट्स में डायग्राम जरूर बनाइए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जैसे कि ये आप मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ग्लोब मान लीजिए। अब हमने इसे बीच में से काट दिया, ठीक है, जिस तरह से ये बीच में काट दिया तो ठीक है, ये एक पूरा वृत्त बनता है। जैसे इस यहाँ से काटा तो ये पूरा वृत्त बनता है ना, तो ये सीधी एक केवल ऐसे एक लाइन नहीं है, ये पूरा एक वृत्त है। ठीक है, याद रखना ये पूरा वृत्त होता है, ना कि जैसे कोई नींबू है उसे हम अगर बीच से काटते हैं तो ये पूरा वृत्त बनता है ना, उसी तरह से ये पूरा वृत्त बनता है। और ये जो रेखाएं होती है ना, जैसे ये रेखाएं होती है ना, ये इस तरह से होती है, पूरी इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी है, इतने नहीं, ये पूरी इस तरह से एक वृत्त होता है। ठीक है, लेकिन हम बनाते हैं सिर्फ क्योंकि इस पे हम 3D डायग्राम नहीं बना सकते, तो हम 2D डायग्राम बनाते हैं। तो ठीक है, तो हम सिर्फ रेखा खींचते हैं। हम बात करते हैं, पहला है 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा मैंने आपको इतनी बार बता दी, याद हो गया होगा। इसे भूमध्य या फिर हमने आपको बताया था विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी तरह से है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको यह भी पता होगा कि 0 डिग्री के ऊपर के सारे जो नॉर्थ में उसके आगे हम लगा देते हैं 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री। इसी तरह साउथ में 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री। इसी तरह से याद रखना, जब भी आप बात करो तो कोई भी अक्षांश को बोलो तो उसके अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ लगाओ, साउथ है तो साउथ लगाओ, क्योंकि जो अक्षांश नॉर्थ में वो सेम ही साउथ में तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप याद रखना नॉर्थ और साउथ भी लगाओगे। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब आप एक बात, तो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ पर ये 23.5 डिग्री ही क्यों लिया? 24 भी ले सकते थे, 25 भी ले सकते थे, जिससे आसान होता, लेकिन 23.5 डिग्री ही क्यों लिया? क्या आपको पता है इस बारे में क्यों लिया? चलो मैं बताती हूँ। इसका कारण ये है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ तक सूर्य की किरणें, यानी ये सूर्य की किरणें लंबवत जाती है। ठीक है, याद रखना, सूर्य की किरणें लंबवत सिर्फ 23.5 डिग्री तक जाती है। इसी कारण हमने ये 23.5 डिग्री लिया है, ना कि 24-25। उसके ऊपर पृथ्वी सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ेगी, ना कि सीधी। लंबवत सिर्फ 23.5 डिग्री तक पड़ती है। इसी तरह से साउथ में भी 23.5 डिग्री तक पड़ती है। ठीक है, तो हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लिया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, याद रखना, 23.5 डिग्री को नॉर्थ को कर्क और साउथ को मकर रेखा कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फिर भी आपको लगता है नॉर्थ, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो कंफ्यूज नहीं होंगे जिनको पता है, लेकिन कोई है जो बेसिक से तैयार कर रहा है, अगर आप कंफ्यूज होते हो कि नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है, ठीक है, तो एक बात याद रखना, जैसे एन पहले आता है और एस बाद में, उसी तरह कै पहले आता है और मैं बाद में। बस इतना से याद रखना, एन पहले आता है तो कै पहले आएगा और एस बाद में आता है तो मैं बाद में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क और मकर रेखा। उसके बाद हमने लिया है 66.5 डिग्री, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब बताइए हमने 66.5 डिग्री क्यों लिया? उसी तरह से हमने साउथ में भी लिया है 66.5 डिग्री साउथ, यहां पर नॉर्थ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टोटल कितना होता है, टोटल अक्षांश कितनी है, मतलब यहां तक 90, कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 में से जब हम घटाते हैं 23.5, 90 में से जब हम घटाते हैं तो पीछे बचता है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री, इसे हम सह अक्षांश भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? सह
अक्षांश। ठीक है, इसे हम सह अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सह अक्षांश रेखा कितनी हो गई, कर्क रेखा की 86.5 डिग्री, ये साउथ नहीं नॉर्थ है, आर्कटिक वृत्त, और ये हो गया, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। एक बात याद रखना, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आप आर्कटिक अंटार्कटिक में कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सा याद रखना है कि आर्कटिक में थोड़े अक्षर हैं और इसमें ज्यादा है, तो यानी ये हल्का है तो ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी पढ़ो तो आप इस तरह से ट्रिक बना के पढ़ना, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना सीधा सीधा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, फिर 86.5 डिग्री आर्कटिक और 86.5 डिग्री अंटार्कटिक, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। याद रखना क्यों है 23.5, क्योंकि सूर्य की किरणें आखिर तक आंच तक जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी सूर्य इतनी ही दूरी पर रहता है, न तो इसे आगे सीधी पड़ती है, कभी भी सिर्फ तिरछी किरणें पड़ती है, न इससे आगे तो यहाँ पर भी तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन है, अक्षांश का काम क्या है, यानी महत्व क्या है अक्षांशों का, हमने क्यों, क्या सिर्फ हमने स्थिति किसी की लोकेशन जानने के लिए ही अक्षांशों को बनाया है, या फिर और भी कोई रीजन है? क्या आप बता सकते हो कि अक्षांश का और क्या महत्व है? ठीक है, अब देखते हैं अक्षांश का महत्व क्या है। तो याद रखना अक्षांश का महत्व पहला है, मेनली यही है, एक तो लोकेशन और दूसरा है पृथ्वी का ऊष्मा क्षेत्र का निर्धारण। ठीक है, याद रखना पृथ्वी के ऊष्मा क्षेत्र का निर्धारण करने में हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं, उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना पहला कि अब आप सोच रहे हो कि किस तरह से पृथ्वी के अक्षांश से हम ऊष्मा क्षेत्र का निर्धारण कैसे करते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। वापिस से हम एक ग्लोब बनाते हैं, ये है ग्लोब, मैंने आपको अभी बताया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, यहां पर बनाते हैं हम 30 डिग्री नॉर्थ, यहां पर 30 डिग्री साउथ। ठीक है, मैंने आपको अभी क्या बताया था, 23.5 डिग्री तक सूर्य उत्तर में और 23.5 डिग्री सूर्य दक्षिण में लंबवत चमकता है, उससे ऊपर तो सिर्फ तिरछी किरणें जाती है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है यानी वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो एरिया है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच, इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अक्षांश से निर्धारण हुआ ना सूर्य का ऊष्मा का क्षेत्र का कि 30 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का एरिया क्या है, पृथ्वी का उष्ण कटिबंध है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, वैसे 23.5 है लेकिन हम 30 और 60 ही लेते हैं। ठीक है, और यहां पर भी हो गया 60 डिग्री। जो ये एरिया है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है ये कौन सा है, यानी यहां पर गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है, यानी उष्ण और शीत दोनों रहते हैं। तो इसे क्या नाम दे दिया, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, याद रखना क्या नाम दिया इसे, शीतोष्ण कटिबंध। और जो ये बच गया 60 डिग्री से 90 डिग्री साउथ, 60 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। याद रखना 30 से 30 के बीच हो गया उष्ण कटिबंध, 30 से 60 के बीच हो गया शीतोष्ण और 60 से 90 के बीच हो गया शीत कटिबंध। आपको भूलना नहीं है, याद रखना उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध।
ठीक है, अब अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए कितने कटिबंध है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। आपको साथ में डायग्राम बनाना है, साथ में इस तरह से नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। 3 कटिबंध है, समझ में आ गया। अक्षांश का महत्व क्या है? पृथ्वी का ऊष्मा क्षेत्र का निर्धारण करने में। आपको अक्षांश समझ आ गया सारे? ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अक्षांश समांतर रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं होती है, लेटीट्यूड यानी लेटा हुआ होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा अक्षांश है। यहाँ पर जाने ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की दूरी हमेशा कम होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 होती है और ध्रुवों पर 111.7 होती है। ठीक है, किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये याद रखना। और इसके अलावा मैंने बताया 23.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, उसके बाद तिरछी पड़ती है। और इसी कारण हमने 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा मानना है। ठीक है, उसके ऊपर हो गया आर्कटिक वर्त, नीचे हो गया अंटार्कटिक वर्त, ध्रुव और ध्रुव। ठीक है, और उसके बाद हमने 3 कटिबंध बताए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, अक्षांश। अब आगे हम, और ये भी कुल अक्षांश होते हैं 181 और कुल अक्षांश रेखा होती है 179 यानी 179। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी दी है वो गलत है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो भी हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं देशांतर की। आगे बात करते हैं देशांतर की, जिसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं उसे? देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। यानी ये ग्लोब है, ये जो आड़ी रेखाएं थी इसे क्या बोला था? अक्षांश। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। एक बात याद रखना कि हम सिर्फ अक्षांश से पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति नहीं जान सकते, क्योंकि मतलब जैसे ये पूरी पृथ्वी हो गई, हमने क्लिक यहाँ पर एक रेखा खींच दी, अक्षांश रेखा। अब ये तो है नहीं, अगर स्थान यहाँ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ है? हमने तो बता दिया जैसे 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर कहाँ है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए देशांतर भी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं देशांतर के बारे में। इतना तो आपको पता चल गया कि जो खड़ी रेखाएं होती है ग्लोब पर यानी काल्पनिक रेखाएं, याद रखना ये भी एक काल्पनिक रेखा है। जैसे अक्षांश है उसी तरह से ये भी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और वो क्षैतिज है तो ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये, और इससे देशांतर को, आपको पता होगा देशांतर को हम याम्योत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याम्योत्तर। ठीक है, याद रखना काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, और ये जिस तरह से मैंने बताया था ना, अक्षांश को भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी सिरे पर कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, उसी तरह से जो ये पृथ्वी है उसका एक जो मुख्य अक्षांश है यानी 0 डिग्री है, पृथ्वी के प्रमुख देशांतर से पूर्व या पश्चिम से कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ठीक है, याद रखना, उसमें उत्तर दक्षिण था तो इसमें पूर्व पश्चिम में कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। आप इसे नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ये नहीं है कि हमेशा से देशांतर अक्षांश है। ठीक है, और 0 डिग्री है। ठीक है, इसका निर्धारण हुआ था 1884 में। कब हुआ था? याद रखना 1884 में। किसके द्वारा? रॉयल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, रॉयल सोसाइटी के द्वारा निर्धारण हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1884 में
जो कि ये रॉयल सोसाइटी एक वेधशाला है उसके द्वारा निर्धारण किया गया था। ठीक है, उसमें मुख्य अक्षांश माना था, क्योंकि जैसे अब बात करते हैं, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, अब देखिए इसको तो हमने बीच में से काट दिया, तो ये बीच वाला क्या रह गया, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, लेकिन और ये भी आपको पता होगा कि 0 डिग्री है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटे वृत्त है सारे जो अक्षांश है, लेकिन देशांतर क्या सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये पूरा इस तरह से, क्योंकि ये बीच से निकलते हैं ना तो एक जैसे होते हैं। अब हम क्या माने कि इसमें से प्रमुख देशांतर कौन सा है, कहां से गुजरेगा प्रमुख देशांतर, तो इसके लिए 1884 में रॉयल सोसाइटी वेधशाला द्वारा इसे निर्धारण किया गया है। तो उन्होंने क्या मानना है, 0 डिग्री को मुख्य देशांतर मानना है, 0 डिग्री को, यानी 0 डिग्री को क्या माना है, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा मानना है। ठीक है, याद रखना, जो कि ब्रिटेन से होकर जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या 1884 में ब्रिटेन का सभी जगह राजनीतिक अधिकार था। ठीक है, तो सभी ब्रिटेन का था, तो इसी कारण से 0 डिग्री को ग्रीनविच है जो ब्रिटेन से होकर जाता है। ठीक है, याद रखना। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ही कन्फर्म है, इसके अलावा कहीं और भी हो सकता था, लेकिन वो उस टाइम सभी ने सहमति तो दे दी, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं कि 0 डिग्री को ग्रीनविच या मुख्य देशांतर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में बात करते हैं तो याद रखना, मैंने आपको बताया था जैसे अक्षांश क्या है, समांतर होते हैं, लेकिन देशांतर क्या है, ये मुख्य देशांतर हो गया और ये सभी एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो यानी इनके बीच की दूरी, अब देखिए ये देशांतर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी यहाँ ज्यादा ना, यहाँ पर जाने से कम हो रही है। तो याद रखना, आप यहाँ पर नोट डाउन करना, बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी ज्यादा कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है, लिख लेना। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होती है, ध्रुवों पर, क्योंकि वहां पर तो एक बिंदु पर मिलते हैं। कम होती है ध्रुवों पर और ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर। आपसे ये पूछ भी सकते हैं कि देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है या ज्यादा होती है, या फिर भूमध्य रेखा की ओर आने पर। ठीक है, तो याद रखना, जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो दूरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूरी क्या होगी, कम होगी। कहां से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी कम होती है। और ठीक है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर ध्रुवों की देशांतर के बीच की दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखना, कम और ज्यादा में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं टोटल देशांतर होते कितने हैं। ठीक है, जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त पर टोटल कोण कितने होते हैं, कुल कितने कोण होते हैं, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे इधर से पूर्व की ओर जाने पर एक 0 डिग्री हो गया, इसके अलावा 180 हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से, मतलब पूरा 90 डिग्री हो गई। और जैसे यहां से स्टार्ट किया, ये मान लिया हमने 0 डिग्री मान लिया, यहां से स्टार्ट किया बिल्कुल इसके उल्ट। ठीक है, यहां से आने पर कितना हो गया, ये 180 हो गए, तो कितने हो गए, 1 से 180 हो गया। और यहां से वापिस से स्टार्ट किया, जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 180 तो बीच में एक ही रहेगा, तो यहां पर तक आने पर कितना होगा, 179। ठीक है, 179 हो गया। और एक ये 0 डिग्री वाला बच गया, एक 0 डिग्री वाला बच गया, तो इसे कहेंगे टोटल कितने हो गए, टोटल होते हैं 360 देशांतर होते हैं। ठीक है, याद रखना, टोटल 360 देशांतर होते हैं। यानी दोबारा से समझना, ये 0 डिग्री मान लिया और यहां से जाने पर यहां तक 180 हो गए, और यहां से जब गए 1 2 3 4 इस तरह से, तो 180 तो एक ही रहेगा, तो यहां तक आने पर 179। ठीक है, 179 और एक 0 डिग्री वाला बच गया, तो टोटल हो गए 360 देशांतर। ठीक है, याद रखना, टोटल देशांतर कितने हो गए, 360 देशांतर कुल होते हैं। आगे हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, टोटल बता दिया 360 होते हैं। और दूसरा, इधर जाने पर, जैसे ये 0 डिग्री है तो इस ओर जाने पर पूर्व और इस ओर जाने पर पश्चिमी देशांतर। जैसे अच्छा 0 डिग्री थी
ऊपर जाने पर उत्तरी अक्षांश, नीचे जाने पर दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह से इस साइड जाने पर पूर्वी देशांतर और इस साइड जाने पर पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो आप जब भी लिखो पूर्वी और सेम होते हैं, क्योंकि जैसे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर तो इसी तरह से होता है 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो याद रखना पूर्व और पश्चिम दोनों का। आपको पता तो होगा ही, ऊपर नॉर्थ साउथ। अब आप कंफ्यूज हो, यहाँ इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होता कि नॉर्थ और साउथ, लेकिन पूर्व पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जब हम लिखते हैं कुछ भी, जिस ओर हमारा हाथ जा रहा है, जिस ओर हमारी लाइन जा रही है, वो हमेशा पूर्व होता है। ठीक है, यानी ईस्ट होता है। ठीक है, और दूसरा साइड बच गया पश्चिम यानी वेस्ट। आप हमेशा याद रखना जिस ओर हमारा हाथ जा रहा है यानी लाइन जा रही है, वो हमेशा पूर्व होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया ऊर्ध्वाधर होते हैं 360 होते हैं, ये भी बता दिया, पूर्व पश्चिम का भी बता दिया। और एक याद रखना, देशांतर की लंबाई हमेशा समान होती है। देशांतर की लंबाई समान होती है। और अब हम बात करते हैं दो देशांतर की अधिकतम दूरी कहां पर होती है। मैंने अभी आपको बताया भूमध्य रेखा पर दो देशांतर की अधिकतम दूरी होती है, और वो कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। याद रखना सिर्फ ये दूरी कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर या फिर नीचे आने पर यानी ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी हमेशा कम होती जाती है, तो ये सिर्फ भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे बात करते हैं, जैसे हमने अक्षांश का उपयोग किसके लिए किया था, ऊष्मा क्षेत्र का निर्धारण में, उसी तरह से देशांतर भी समय के निर्धारण में काम आते हैं। लोकेशन का तो है ही, इसके अलावा हम इससे समय का निर्धारण भी करते हैं। अब जानते हैं समय का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता होगा पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तभी सूर्य हमेशा पूर्व में सूर्योदय होता है। ठीक है, तो याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और टोटल टाइम लगभग लेती है 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट लेती है, जिसे हम 24 घंटे मानते हैं। ठीक है, जिसे हम 24 घंटे मानते हैं। और आपको पता होगा इसी करके ये जो 4 मिनट का गैप है, इस कारण ही फरवरी में 4 साल के बाद एक लीप वर्ष होता है, जिसे 29 दिन होता है। जिस तरह फरवरी में बाकी तो 28 होते हैं, लेकिन चौथे साल हमेशा 29 दिन होते हैं। उसका कारण यही है कि ये घूमने में 4 मिनट कम लेती है, और वो एक दिन 29 फरवरी का होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखना आगे हम थोड़ा सा जानते हैं। पृथ्वी 24 घंटे लेती है, ठीक है, 360 डिग्री घूमने में। तो 1 घंटे में 15 डिग्री यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 60/15 यानी 4 मिनट। याद रखना 1 डिग्री, ये क्वेश्चन भी आता है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। या फिर ये पूछ सकते हैं कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो याद रखना 15 डिग्री, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे जब अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री उसे हम मानक समय रेखा मानते हैं, यानी जीएमटी मानते हैं। ठीक है, याद रखना 0 डिग्री को मानक समय रेखा मानते हैं, 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच से जाती है। ठीक है, अब आपको हम पूरा समझाती हूं कि किस तरह से टाइम आगे पीछे होता है, किस तरह से तारीख होती है। आप पूरा थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, जीएमटी है। ठीक है, मानक समय रेखा है ये। ठीक है, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम, पूर्व पश्चिम आपको पता होगा। और ये मान लेते हैं जैसे क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और आपको पता होगा भारत यहां पर है,
लगभग, ठीक है। भारत यहाँ पर है तो भारत किस साइड है, यहाँ तो हो गया पूर्व यहाँ से, और यहाँ से नॉर्थ है, यानी भारत उत्तर और पूर्व में स्थित है, ठीक है। समझ आ गया, भारत कहां पर है, उत्तर और पूर्व में है। अब देखिए यहां पर जैसे हम समझते हैं यहां पर 12 बजे हुए हैं, ठीक है। दिन का 12 बजा हुआ है। तो अब देखिए बताइए कि टाइम यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा। जैसे मान लेते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जैसे यहां पर मान लीजिए 10 डिग्री है, ठीक है। यहां पर 12 बजा हुआ है और यहां पर 10 डिग्री पर टाइम क्या होगा, याद रखना। पूर्व, सूर्य हमेशा कहां उगता है, सूर्य पूर्व में, यानी पहले सूर्य यहां आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मानक समय रेखा से यहाँ का टाइम हमेशा आगे होगा। याद रखना, मानक समय रेखा से पूर्व में टाइम हमेशा आगे होगा और यहाँ पर पीछे होगा, बस ये याद रखना है। यानी पूर्व में आगे होगा और उसका कारण ये है क्योंकि सूर्य पहले यहाँ आता है पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बजा है टाइम, दिन का 12, और यहाँ पर 10 डिग्री, एक डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में कितना हो गया, 40 मिनट। 12 यानी इससे पहले का, यहां क्या होता है, टाइम आगे होता है और यहां पर पीछे होता है। आपको समझ आ गया, तो यहां पर टाइम क्या होगा, आपको समझ आ गई बात। तो याद रखना है पूर्व में आगे होता है। इसी तरह से आपको पता होगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है, इसे नोट डाउन करना कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। इसी कारण भारत का समय मानक समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे 0 डिग्री तो हो गई मानक समय जीएमटी यानी मानक समय रेखा, उसी तरह से जो कि 180 डिग्री है यानी बिल्कुल इसके विपरीत है 180 डिग्री, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। किसे माना गया है, 180 डिग्री को, 180 डिग्री को मानक समय रेखा माना गया है, 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है। जैसे 0 डिग्री है जो जीएमटी है वो एकदम सीधी है, लेकिन ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी है, ठीक है। तो याद रखना, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है जैसे मतलब यहां पर एक देश है, यहां पर एक देश है, ठीक है, यहां पर दूसरा है, ठीक है। अगर आप सीधी बनाते तो हो सकता है आधा मतलब इस टाइम इसमें आ जाता और इसमें आ जाता, ठीक है। तो 180, तो इसका मतलब ताकि आगे कंफ्यूजन हो, पूरे देश में एक जैसी तारीख रहे, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इससे जैसे जहां पर इसको लगा उनको थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है। तो ये मुड़ी हुई है, याद रखना, सीधी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। और अब बात करते हैं, जैसे ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। और याद रखना यहां पर अगर हम यहां से इस ओर जा रहे हैं, जैसे कोई 10 तारीख को यहां से चला, ठीक है, 10 तारीख को यहां से चला और इस रेखा को पार कर दिया, तो उससे लगा होगा कि 11 मार्च हो गया, यहाँ पर 11 तारीख हो गई, 24 घंटा टाइम लगा। लेकिन यहाँ पर 11 नहीं, यहाँ पर 12 तारीख होगी, यानी एक दिन का उससे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, अगर कोई पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है तो उसे एक दिन का नुकसान होगा, और कोई इस ओर से इस ओर जा रहा है, जैसे यहाँ 10 मार्च को चला तो 24 घंटा टाइम लगा पहुंचने में, और यहाँ पर पहुंचा उसे लगेगा 11 मार्च, और यहाँ पर 10 मार्च ही रहेगी, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जाने पर एक दिन का नुकसान और इधर जाने पर एक दिन का लाभ होता है, ठीक है। यानी एक दिन कम हो जाएगा और एक दिन ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण इस ओर नया साल पहले मनाते हैं, ठीक है, नया साल पहले मनाते हैं, और यहाँ पर नया साल बाद में,
नया साल बाद में आता है और यहाँ पर पहले आता है। ठीक है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। देशांतर के बारे में पढ़ा है हमने। देशांतर जैसे अक्षांश आड़ी रेखा होती है, समांतर होती है, उसी तरह देशांतर लंबवत होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर ज्यादा और ध्रुवों पर कम होते हैं। टोटल देशांतर होते हैं 360। पूर्व पश्चिम समान होते हैं। ठीक है, दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और इनका देशांतर का हम प्रयोग करते हैं समय निर्धारण करने में। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपको कुछ समझ नहीं आया, बाकी आगे का हम कल करेंगे। और अगर आपको कुछ रह गया है या फिर मैंने गलत बता दिया है कोई, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हम आगे की लिए आपको लिए अच्छी टॉपिक लेके आएंगे, अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा हम आपके लिए मैप की क्लासेस और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के हैं और जो न्यू क्वेश्चन है वो सभी करवाएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।